ये लगता है कि चोलामंडल वाले चोरियां करवाते हैं लोगों की गाड़ियां और उस पर फर्जी नंबर लगा के चलाते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जितना मैं दुखी हुआ। बेटे ने एक गाड़ी ली थी चोलामंडलम फाइनेंस से चोलामंडलम से फाइनेंस करवाई थी। गाड़ी थी आइसर की 1110 प्रो XP। किस्तें भरी ना, 6 किस्तें भरने के बाद हमारी गाड़ी 12-13 अप्रैल 2018 की रात को गाड़ी चोरी होगी रोहतक IMT से। इंश्योरेंस वालों को भी बता दिया और इन फाइनेंस वालों को भी बता दिया कि जो हमारी गाड़ी है वो हमारी गाड़ी चोरी होगी 2018 को, यानी कि 1 साल से पहले ही हमने 10 लाख एक और 1,93,000 एक उनको जमा करवा दिया। जो ब्रांच हेड हो गए या ऑल ओवर हरियाणा के जो हेड हैं, चेन्नई ब्रांच से जो हेड हैं, उनके एंड से हमेशा केस को डिले करा गया है। जितने ब्रांच मैनेजर्स हैं उन्होंने फुल एफर्ट डाले हैं। इसके 2.5 साल से सबसे पहले तो मानसिक तनाव ये है कि हमारा सिविल स्कोर डाउन जा रहा है, हम कोई लोन लेने के लायक नहीं है। मेरे नाम पे गाड़ी है तो मैं कोई लोन नहीं ले सकता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। हम आपको दिखाते हैं पुलिस वाले कहीं अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, कहीं कोई कर्मचारी अधिकारी अगर तानाशाही दिखा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि कंचन टीवी चाहता है कि जहां भी जुल्म हो रहा हो, जिस पर जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, उच्च अधिकारियों तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाई जाए। लेकिन अगर कोई कंपनी ही अपने उपभोक्ताओं को परेशान करे, अगर उनको परेशान करे और पेनल्टी के नाम पर उनसे लाखों रुपए की उगाही वो करना चाहे और उगाही ना हो, पेनल्टी ना दी जाए तो उनको जेल में डलवाने की अगर धमकी दी जाए तो क्या किया जाए। जी हाँ, आज मैं सफ़ीदों में हूँ और सफ़ीदों में एक व्यक्ति है जिन्होंने चोलामंडलम से गाड़ी फाइनेंस कराई थी। क्या पूरा मामला है खुद जानते हैं। मेरे साथ है यशपाल देशवाल जी। देशवाल साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर। धन्यवाद आपका, नमस्कार। और आप कंचन टीवी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो थोड़े समय में जो इतना अच्छा काम किया है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों और चाहे अधिकारी हों या और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हो, आप उसके बारे में जो जिस प्रकार के स्टेप उठाते हैं और आपकी जो पत्रिका में भी जो निकलता है उनके लिए आपका दिल से आभारी है। देशवाल साहब, आपके साथ कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? किसकी धक्काशाही, किसकी गुंडागर्दी चल रही है आपके साथ? हमारे साथ तो भ्रष्टाचार क्या, अगर उनके पास अलर्ट हो तो हमने पीटे भी और हमारे घर ने भी बिकवा दें। ऐसा है, मेरे बेटे ने एक गाड़ी ली थी चोलामंडलम से फाइनेंस करवाई थी। गाड़ी थी आइसर की 1110 प्रो XP। इसका नंबर था HR 56B 6847। ये 2017 में गाड़ी ली और लगातार इसकी 6 किस्तें हमने भरी। ये जो 6 किस्तें भरी ना, वो 6 किस्तें भरने के बाद हमारी गाड़ी 12-13 अप्रैल 2018 की रात को गाड़ी चोरी होगी रोहतक IMT से। और 13/4 को हमने थाना सांपला जिला रोहतक में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद हमने इंश्योरेंस वालों को भी बता दिया और इन फाइनेंस वालों को भी बता दिया कि जो हमारी गाड़ी है वो हमारी गाड़ी चोरी होगी, क्लेम दिया जाए। आप इनको क्लेम दो और भाई मतलब हमारी इंस्टॉलमेंट ब्लॉक कर दो। चोलामंडलम जो बीमा वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3 महीने में 75% से अबव राशि, यानी कि जो लोन था उसका 10,03,100 रुपये चोलामंडलम फाइनेंस वालों को जमा करा दिए। मतलब 10,03,100 रुपये क्लेम बना के उन्होंने कहा कि लीजिए, ये आपकी क्षतिपूर्ति बनती है। डायरेक्ट चोलामंडलम फाइनेंस वालों को जमा करवा दिए। तो हमने 6 किस्तें जमा करवाई थी, 1,93,000 रुपये की हमारी किस्तें जमा होगी लगभग, और 10 लाख वो जमा हो गए। 14,14,000 का हमारा लोन था। तो ब्याज समेत उस डेट में 27/8/2018 को, यानी कि 1 साल से पहले ही हमने 10 लाख एक और 1,93,000 एक उनको जमा करवा दिए। अगर जमा करवा दिया तो शेष जो अमाउंट है, फाइनेंस वालों ने कभी हमें नहीं बताया कि आपकी इतनी राशि जमा हो गया, शेष राशि ये बचती है और आप लोग इतने पैसे जमा करवा दो, आपकी गाड़ी चोरी होगी, आप बीमा वालों से सेटल करना। आज तक हमें कभी नहीं बताया। और कोई लेटर आपके पास नहीं आया? लेटर हमारे पास आए, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और बता दूं। जो FIR दर्ज हुई उसकी एक सरकारी रिपोर्ट होती है, माननीय न्यायालय द्वारा जो जारी की जाती है, अनट्रेसेबल सर्टिफिकेट।
अनट्रेसेबल सर्टिफिकेट भी मैंने बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जुलाई 2019 में अनट्रेसेबल सर्टिफिकेट हमें मिला, यानी कि लगभग 1.25 साल बाद, जबकि मिलना चाहिए था वो 3 महीने बाद। हमारे साथ अन्याय पे अन्याय होता चला गया। मैंने CM विंडो लगाई, CM विंडो लगने के बाद भाग भाग के उन्होंने बनाया। मैंने जिस दिन जुलाई 2019 में उनको सौंप दिया अनट्रेसेबल सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटीज़ को, चोलामंडलम की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जींद, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट वालों को, जो बीमा वालों को चंडीगढ़, उनको कॉपी प्रोवाइड करवा दी कि भाई आज के बाद मैं किसी चीज़ का देनदार नहीं, आपको अनट्रेसेबल सर्टिफिकेट मिल गया, गाड़ी चोरी होगी उसका कोई फाइंडिंग्स मिली नहीं। हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंट देने थे वो हम दे चुके हैं, अब जिम्मेवारी आपकी बनती है, कार्रवाई आपने करनी है, इस केस को क्लोज आपने करना है। केस को क्लोज आपने करना है। मेरे से कोई किसी प्रकार का पैसा मत मांगना, हम कोई पैसा देनदार नहीं है पैसे का। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जुलाई 19 में जींद की लोकल अथॉरिटीज़ प्लस इनका जो लोकल वकील था वो मेरे घर आए, चोलामंडलम का। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें कितने पैसे जमा करवा दोगे। हमने कहा भाई वैसे तो हम कोई जमा नहीं करवाते, लेकिन अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आपके 2,08,9,000 रुपये बनते हैं, हम 2,40,000 में टेंशन फ्री होना चाहते हैं। अभी हम अपने सर पे जिम्मेवारी देनदारी नहीं रखना चाहते। लोकल मैनेजर था उस टाइम का, नाम किसी का लेना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ है हमारे की तरह। और उसके बाद में उनका वकील था चोलामंडलम का, उन्होंने हमारे से सेटल कर दिया, लेकिन वहाँ जाके मेल पे मेल डालते रहे। उस आदमी ने मेरे को अभी दिखाया, पहले 2.5 साल उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो जो मेल पे मेल डाली, ऊपर से कोई रिजल्ट नहीं आया उनका। अब यहाँ वाले की भी कोई गलती नहीं, वो ऊपर से इसके बारे रिक्वेस्ट डाल के क्लोज करने की मेल करते रहे। ब्रांच के एफर्ट्स पूरे हैं, लेकिन जो उनके मेन मैनेजर्स हैं ऊपर से क्लस्टर हेड हो गए, या जो ब्रांच हेड हो गए, या ऑल ओवर हरियाणा के जो हेड हैं, चेन्नई ब्रांच से जो हेड हैं, उनके एंड से हमेशा केस को डिले करा गया है। जितने ब्रांच मैनेजर्स हैं उन्होंने फुल एफर्ट डाले हैं कि हमारे केस को क्लोज किया जाए, ये एफर्ट डाले हैं। उन्होंने खूब मेल की गई है। उन्होंने 2,40,000 का एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ है, 2,80 पे एक बार डाला हुआ है, 3,10 पे एक बार डाला हुआ है, अभी रिसेंट जनवरी में उन्होंने 3,30 पे फिर डाला हुआ है। लोकल ऑफिस तो आपके फेवर में करता है, लेकिन हायर अथॉरिटी ने नहीं दिया। हाँ, लोकल ऑफिस ने अभी हमारा पूरा सपोर्ट में लास्ट बहुत सारी मेल डाली हुई है, लेकिन अभी जो सीनियर्स हैं उन्होंने क्या डाल दिया है कि अब जो हमें कल पता चला है, कल भी हम उनसे मिल के आए हैं कि भाई सीनियर्स ने डाल दिया आपका केस कंज्यूमर कोर्ट में, तो कंज्यूमर केस से ही हैंडल करेंगे, तो इनका केस को आप ड्रॉप कर दो। और बार बार उनका हमारे पास डिमांड नोटिस आता है, लीगल नोटिस। कभी भी ये नहीं आता कि आपकी गाड़ी थेफ्ट है, थेफ्ट केस को क्लोज किया जाए। उनका आता डिमांड नोटिस कि आपकी गाड़ी का ओवरड्यू इतना है, 7 लाख 8 लाख रुपये ओवरड्यू के हिसाब से। और चेन्नई में एक कॉन्टैक्ट उनके ब्रांच अधिकारी थे जिनका नंबर था 6379903068। इनसे हमारी काफ़ी बार बात हुई है, मेरे फादर साहब की भी, मेरी भी। उनसे हमने खूब रिक्वेस्ट करी है कि हमारे केस को क्लोज करा दो, आप ऊपर बात कर लीजिए। किस तरह के कोई मानसिक तनाव में इस केस की वजह से आप लोग हैं? हाँ जी, इसके 2.5 साल से सबसे पहले तो मानसिक तनाव ये है कि हमारा सिविल स्कोर डाउन जा रहा है, हम कोई लोन लेने के लायक नहीं है। मेरे नाम पे गाड़ी है तो मैं कोई लोन नहीं ले सकता हूँ। अगर जो मैं अपना जॉब कर रहा हूँ उससे भी एक माइंड डाइवर्स होता ही है। माइंड में हर टाइम ये चलता है कि कब ये केस क्लोज होगा। आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप अपने आप को एक डिफॉल्टर की श्रेणी में देखते हैं, तो खुद बड़ा दुख होता है, मानसिक प्रताड़ना कहीं ना कहीं हो रही है। बिल्कुल, और बगैर हमारी गलती के ज़बरदस्ती हमें डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है। मानसिक प्रताड़ना हमारे ऊपर आ रही है, जब हम कुछ कहीं गलत नहीं है उसके बाद भी हमें ऐसा करना पड़ रहा है। और करना चाहिए बैंक को केस क्लोज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक कस्टमर की तरफ देख ही नहीं रहा है। देखिए, देशपाल साहब के सुपुत्र हैं, उन्हीं के नाम पर ये गाड़ी थी, और मानसिक प्रताड़ना में वो पूरा परिवार। देखिए, जब परिवार में इस तरह की कोई घटना होती है या कोई ज्यादती होती है तो सभी को भुगतना पड़ता है। देशपाल साहब, उसके बाद फिर क्या, अभी का हाल का अगर मैं सीन जानूँ तो अभी क्या है, कितनी देनदारी वो मांग रहे हैं, कितने पैसे आपसे डिमांड कर रहे हैं? थोड़ा सा पीछे और जाऊँगा मैं। हमने 2019 में जब उनके ब्रांच मैनेजर हमारे पास आए तो हमने उनको कहा कि या तो आप सेटल कर लो, नहीं तो मेरे को कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला लगभग 3-4 साल पुराना हो चुका है। तो मैंने उधर से वकील के थ्रू रोहतक से इनको नोटिस भिजवाया और नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंज्यूमर कोर्ट रोहतक, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट रोहतक में हमारा केस है और वहाँ ये केस डाला था और अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया।
कंपनी ने नहीं कंपनी दिया ने या बोर्ड से नहीं आया? कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। फरवरी 2020 का, यानी कि आप लगा लो 24 महीने हो गए। जी इससे पहले मैंने बहुत लिखा पढ़ी की। एक मिनट ये आपको दिखाता हूँ। चोलामंडलम के नाम टोटल पूरे केस की हिस्ट्री लिखी। जी इसके बाद चोलामंडलम के बाद मतलब ये इतने सारे कागज आपने इकट्ठे हाँ, कर लिए हैं। इसमें देखो ना मैंने किस किस को लिखा है। मान लिया मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार को भी लिखा है कि चोलामंडलम वाले कैसे लौट रहे हैं। मतलब गुंडागर्दी दिखा रहे हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी। उसके बाद में केंद्रीय ये अपना वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी को मैंने चिट्ठी लिखी। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। शशिकांत दास जी अपना रिजर्व बैंक के भारत के गवर्नर, उनको भी चिट्ठी लिखी। मैं सबको मतलब इतना कह रहा हूँ कि ये लोग लूट रहे हैं। इन्होंने लूट की दुकान खोली हुई है। अब किस तरह का दबाव आप पर है, क्या डिमांड आपसे की जा रही है? अब उन्होंने आर्बिट्रेटर के थ्रू, आर्बिट्रेटर है इनका जींद का सुनील कुमार, जिसने अपने कैबिन में चैम्बर नंबर 69 दूसरी मंजिल जिला न्यायालय जींद, आर्बिट्रेटर को लूट का ठेकेदार बना रखे हैं इन्होंने। क्योंकि आर्बिट्रेटर बिना डीसी की और बिना चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की परमिशन के बिना आर्बिट्रेटर अपने ऑफिस में ऑफिस नहीं चला सकता। एज पर रूल उसको कोर्ट में अपना स्पेस मांगना पड़ेगा। जी मैं फलानी कंपनी ने मेरे को नियुक्त किया गया है और नियुक्त किया गया है तो मेरे को आप स्पेस दो, चाहे डीसी ऑफिस में दो या मतलब सेशन कोर्ट में मेरे को स्पेस दो, ताकि आम जनता के वो अपने प्राइवेट ऑफिस यूज कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला सके, अपनी दुकानदारी चला सके। और जब उन्होंने हमें नोटिस भेजा तो मैं उन्हें नोटिस जवाब दिया कि हमारा कोर्ट में जो केस चला हुआ है रोहतक में, वहाँ का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। बल्कि वकील ने धमकी दी कि कोर्ट में तो 5-5 केस चलते रहे, मैं अपने तरीके से फैसला करूँगा। फिर 2-4 वकीलों ने, सुशील कुमार जी आर्बिट्रेटर, चैम्बर नंबर 69, हाँ चैम्बर नंबर 69 दूसरी मंजिल जिला न्यायालय जींद। तो मैंने कई वकीलों से कहा, वकील साहब बोले आप छोड़ो, आर्बिट्रेटर की कोई कहानी नहीं होती। मैंने नहीं तो उनकी कंप्लेंट मैंने कर दी थी अपना बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को। तो सामाजिक आदमी होने के नाते मैंने उनको आगे स्टेप इसलिए नहीं बढ़ाया कि 4 वकील कल को मेरे घर आ जाएंगे कि भाई आप तो सामाजिक आदमी हो, क्यों हाँ आप क्यों शिकायत करते हो। मैंने उनको छोड़ दिया। कहीं कंपनी की ओर से आर्बिट्रेटर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। पूरी क्या कंपनी की पूरी उनको शय है? कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से पूरी शय है। उनका वकील भी मतलब हमें झूठ बोलता है। जो उन्हें 3 लाख रुपए कहे तो मैं 3 लाख रुपए लेके गया जमा करने से मना करके। फिर उन्होंने कहा 3 लाख रुपए, 3,20,000 रुपये दे दो। मैं 3,20,000 रुपये लेके गया 29 जनवरी को। 30-31 की छुट्टी, 29 जनवरी को लेके गया, 30 की छुट्टी थी, संडे था, 31 को फिर लेके गया, भाई आज की क्लोजिंग है। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने एक शिकायत दी हुई थी यहाँ उनकी एसपी ऑफिस में, तो वो थाने में गए थे। थाने में कह दिया जी कि मतलब हम इनका 3,20,000 रुपये जमा करवा लेंगे। वो 3,20,000 रुपये भी जमा नहीं करवाए। आज का ज़माना कितना खतरनाक है। मैं 3 लाख रुपये लेकर 2 बारी बाजार में घूमा हूँ। अगर कोई मेरे को शॉर्ट कर देता तो मेरे बच्चों का क्या हाल होता, कौन जिम्मेवार होता। वो क्या चाहते हैं, कितना पैसा आपसे मांग रहे हैं? अब तो उन्होंने 8,35,000 रुपये दिखा दिया जी। जबकि हमारा, मैंने एक चिट्ठी अभी लिखी थी उनको, इसकी अभी मेल करी है। उस ये जो सारा पुलंदा है ये सारा उनके ही, 1 मिनट आप ये दिखाओगे, ये इतनी चिट्ठियां हैं जिसमें और इनमें से 20-25 चिट्ठियां तो मैं अपने वकील को भी दे चुका हूँ। अभी ये देखिए डॉक्यूमेंट तो खूब है। डॉक्यूमेंट मतलब खूब आप कागजी कार्रवाई में तो पुख्ता हैं आप। कागजी का, हाँ जी, डीसी ऑफिस में नौकरी करी है, इसकी वजह से जानते हैं कागजी कार्रवाई को। और देखिए एक डीसी ऑफिस के कर्मचारी के साथ अगर ऐसा हो तो सोचिए आम जन के साथ ये क्या हाल कंपनियां और ये आर्बिट्रेटर करते होंगे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कानून की जानकारी वो थोड़ी बहुत रखते हैं, तो वो घेरने की कोशिश करते हैं आम जन को। 8 लाख रुपए की डिमांड है। 8,35,000 रुपये की। जो बोला उन्हें 8,35 बोला है। अब आप चाहते क्या हैं कि किस तरह से ये निपटे? मैंने उनको जो जवाब दिया ना, उनको ये जवाब दिया कि आपने हर बार ही हमारे को चिट्ठी लिखी कि आपकी गाड़ी है ना, आपकी गाड़ी की किस्त ड्यू हो रही है। मैंने उनसे कहा जो मेरी किस्त ड्यू कैसे हो रही है, गाड़ी चोरी होगी। और गाड़ी चोरी होने के बाद में आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है कि पोज अमाउंट हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन गाड़ी चोरी होगी। पोज अमाउंट के ऊपर आप हमारा इंटरेस्ट लो। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उनको फिर एक चिट्ठी लिखी कि आपने जितने भी आदमी बैठा रखे, मेरे को गुस्सा आया, आपने जितने भी आदमी बैठा रखे हैं आपको भर्ती क्यों किया है चोलामंडलम में? आप लोगों को यही नहीं पता। आप मेरे को बार बार लिख रहे हो, इट सीम्स दैट ऑल योर एफर्ट्स एंड ऑफिशियल्स आर इलिटरेट एंड नॉट लाइएबल टू देयर जॉब। मैंने उनको गुस्से में लिखा, क्योंकि उनका क्या लिखा था हमारे पास हर बारी, वेयर एज ये एज इज वेयर इज condition and the sale proceeds will be appropriate towards the amount payable under the agreement
एज ऑन डेट ऑफ सेल। क्या मतलब आपकी गाड़ी उठा लेंगे? उनको अनपढ़ आदमियों को यही नहीं पता। गाड़ी तो पहले ही चोरी हो रखी है गाड़ी का। मुझे ये लगता है कि चोलामंडल वाले चोरियां करवाते हैं लोगों की गाड़ियां और उस पर फर्जी नंबर लगा के चलाते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जितना मैं दुखी हुआ। तो देशपाल साहब अब चाहते क्या हैं, क्या प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे, क्या चाहेंगे, किस तरह से आपको सुरक्षित किया जाए, किस तरह से आपकी जान बचवाई जाए? एक्चुअली तो जान तो मेरे बेटे की वो होगी ना, मेरा बेटे MBA पास है जी। और MBA पास होने के बाद में मतलब उसने अपना एक ये कारोबार खड़ा करा और कारोबार खड़ा करा। उसमें पहली गाड़ी चोरी होगी, उसने 3-4 गाड़ियाँ अपनी वैसी भी ले रखी हैं साझेदारी में किसी के साथ में। और अगर ऐसे ही प्रकार इसकी मतलब माइंड अप सेट रहा तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बेटे की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और अगर इसके साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? उनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको 2-3 बार ये कहा भाई आप इसको बंद करो और हमारा जो अमाउंट बनता है ना वो आप ले लो। एक्चुअल अमाउंट कितना बनता है आपके? ये मैंने निकाल के दिया है। कितना है? 2 लाख। उनके हिसाब से 3,04,000 रुपये बनता है जी। और मेरे हिसाब से 2,07,900। तो आप 2,07,000 रुपए देने को तैयार बैठे हैं मैं ताकि 3,20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं। अब भी वो सेटल नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो पैसे लें और सेटल करें? पैसे लें और सेटल करें ताकि भाई मेरी भी सिरदर्दी खत्म हो, मेरे बेटे का सिविल डाउन ना हो। कल को इनको अब तो आज मकान मेरे नाम है, 2 बेटों हैं मेरे पास। अगर इनको दूंगा तो इनको कितना मकान आएगा। ये अपना मकान लेने के लिए कोई लोन वगैरह लेने के पड़ेंगे तो इनके तो सारी लाइफ खराब होती है। हम चाहेंगे सरकार से निवेदन करेंगे, प्रशासन से निवेदन करेंगे, कोर्ट से निवेदन करेंगे या आम जनता से निवेदन करेंगे कि चोलामंडलम जैसी कंपनियों से बचें। मेरा सबसे पहले जो हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी भाई चोलामंडलम से लोन ना ले। जी बिल्कुल, चोलामंडलम से अगर आप लोन लोगे ना, चोलामंडलम वाले जैसा नाम है वैसे ही बिल्कुल मेरी नज़रों में पूरे चोर हैं। जो चोलामंडलम वालों के पास जाएगा वो हर बारी उनको नुकसान ही मिलेगा। क्योंकि मैं जब उनके वकील के पास गया, आर्बिट्रेटर के पास, तो आर्बिट्रेटर के पास जो मैंने चेक किया उसके पास तो कम से कम 500 केस पड़े हैं चोलामंडलम के। उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मतलब डिफ़ॉल्टर होंगे, सारे मेरे जैसे होंगे। उनमें से मान लो आप 40% ठीक होंगे, 60% तो खराब होंगे। तो 40% का तो डिसीजन किया जाए। वकील के मुंशी ने कहा कि आप लोग सेटल करने आ रहे हैं, आपका तो सेटल नहीं करते। जो लोग नहीं देते उनके घर भी नहीं जा सकते, ये उनके घर भी नहीं जा सकते। तो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, जिम्मेवार आदमी हूँ और पब्लिक में अपनी जैसा भी मेरी हिम्मत हुई पब्लिक में अपने नाम बना के रखा है। मैं उसकी इज्जत बनाने के लिए मैं 2,09,000 की बजाय 3,20,000 रुपये भी जमा करवाने को तैयार हूँ। और आज भी तैयार हैं आप? आज भी तैयार हूँ। ठीक है, ताकि आप नहीं चाहते कि आपका नाम डिफॉल्टर की लिस्ट में हो, कल को आप पे देनदारी रहे। जब हम सामाजिक आदमी हैं तो मेरा और मेरे बच्चों का नाम क्यों आए किसी गलती में? हमने अपने बच्चों को कोई चोरी करनी नहीं सिखाई। आपके सामने हैं बच्चे छोटे छोटे सफ़ीदों में आए थे। एक तो बल्कि ये छोटे वाला तो सफ़ीदों में ही पैदा हुआ था, 32 साल का हो गया। मैं 34 साल से सफ़ीदों में हूँ। तो अब जब हमारे साथ इतनी बुरी हो रही है तो लोगों के साथ कितनी बुरी करते होंगे जबकि हम लिखे हुए। मैं तो बल्कि RBI से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चोलामंडलम का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए ताकि लोगों से ना पूछे, लोगों को ना उड़ जाए, ना लोगों को काटें। गरीब आदमी कटता है, अमीर नहीं कटता। अमीर के ये पैर पकड़ते हैं जाके। और मैं इनके बारे में चिट्ठी भी लिखूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, क्योंकि वो पैसे लेकर सेटल करना चाहते हैं लेकिन कंपनी चोलामंडलम कंपनी उलझाए हुए है, क्योंकि उन्हें जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसके दुख का अंदाज़ा नहीं है। वो तो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्याज पर ब्याज लगाकर वो इनसे उगा लेना चाहते हैं। आपकी क्या राय है हमें बताइए। अगर आप भी इस कंपनी से दुखी हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आप तक भी पहुंचेंगे, आपकी आवाज़ भी सुनेंगे। एक और बात रहती है, 4,03,000 रुपये चोलामंडलम जो बीमा कंपनी है ना उनके पास जमा है। 4,33,000 रुपये चोला इंश्योरेंस। वो चाहते हैं कि 4,33,000 भी हम ले लें और 3,20,000 भी। देखो कितनी बड़ी लूट है। 4,30,000 रुपये तो हमारा राइट है। हमने गाड़ी खरीदी थी, उसका टैक्स जमा करवाया, उसको इंश्योरेंस करवाया, गाड़ी की बॉडी बंधवाई, उसमें 3-4 लाख रुपए तो हमारे लगे हैं। वो 14 लाख रुपए दे के सबके में लूटना चाहते हैं और हमारे 5 लाख रुपए के करीब जो अमाउंट लग रहा है वो हमें उसमें से कुछ भी नहीं देना चाहते। इतने बड़े डकैत हैं ये, इतनी बड़ी डकैती मारना चाहते हैं। सबसे बड़ा टारगेट पॉइंट क्या है कि 4,33,000 का क्लेम था। चोला इंश्योरेंस कंपनी के देने को तैयार है, वो ओके है, लेकिन चोला फाइनेंस डायरेक्टली चोला इंश्योरेंस को अप्रोच कर रही थी कि भैया आप ये हमें क्लेम ट्रांसफ़र कर दो। मुझे ये बात मेरी नॉलेज में कहीं से भी आई हो, मैं वो नहीं बताऊँगा कहाँ से आई है।
तो मेरे को पता लगा, मैंने अपना क्लेम होल्ड करवाया हुआ है 4,33,000 पे, क्योंकि अगर 4,33 बैंक के पास गया तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी भी है। तो चोला इंश्योरेंस उसी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि वो 4,33 भी चाहिए और 3 लाख रुपये इनसे नकद भी ले लो, ताकि 7-8 लाख रुपये कस्टमर से ले लो। तो डबल लूट करना चाहते हाँ, और साथ में एक बात बोलते हैं कि आप ये रिटर्न में दो, हमारे पास हमारे के ऊपर कोई केस भी नहीं करोगे दोबारा। जी देखिएगा, ये तो वही बात हुई कि थप्पड़ भी मारेंगे, रोने भी नहीं देंगे, दो लड्डू लेंगे, ऐसा चोला चाहती है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताइए। जाती हो रही है तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी का वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए डबल धन्यवाद। बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ यशपाल कंचन।